तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे पीसीओएस और पीसीओडी। ठीक है। डेफिनेटली वुमेन से रिलेटेड है और वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड ये टॉपिक है। और अगर मैं कहूँ कि वुमेन भी बहुत कम जानती हैं इसके बारे में। ठीक है। तो बेसिकली पीसीओडी और पीसीओएस बहुत बड़ा नंबर है इसका। ठीक है। ये एक सिंड्रोम और एक डिजीज है। पीसीओडी और डिजीज और सिंड्रोम में मैं डिफरेंस बताऊंगा कि जो सिंड्रोम का मीनिंग है कि वो लिटिल बिट क्रोनिक होती है। ठीक है। डिजीज सिम्टोमेटिक है, जो डेफिशिएंसीज के कारण बॉडी में इशू आता है। और सिंड्रोम जो होती है वो मल्टीपल सिम्टम्स के साथ होती है और बड़ी क्रॉनिक इशू होता है वो। ठीक है। डिजीज को हम इजीली क्योर कर सकते हैं, बट सिंड्रोम को क्योर करना एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिजीज और सिंड्रोम में। ठीक है। तो बहुत बड़ा नंबर मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन पीपल हैं। अबाउट 7 बिलियन लोग रहते हैं। ठीक है। और उसमें अगर मैं कहूं कि 40 to 45% लेडीज की का नंबर है, फीमेल्स का नंबर है। ठीक है। तो उसमें फीमेल्स के नंबर में भी 10%, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। अगर मैं बात करूं कि 35 करोड़ लेडीज हैं जो कि पीसीओडी के इशू से सफर करती हैं। है ना। कितना बड़ा नंबर है ये। तो जो पीसीओएस वो क्या है, वो उस बहुत ज्यादा लेडीज नहीं है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ज्यादा लोग डिजीज में हैं और सिंड्रोम में थोड़ा पार्ट है। थोड़ा पार्ट भी अगर कैलकुलेट करें कि अगर 10% का भी 10% निकाल लें, जब 20% निकाल लें, तो भी एक बड़ा नंबर 3.5 या 7 करोड़ के आसपास बनता है, जो कि सिंड्रोम है, पीसीओएस है। ठीक है। तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो पीसीओडी है। और जो पीसीओएस है वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये डिफरेंशिएट कर पाए हम इसको। तो यहाँ पे एक डिफरेंस लाइन है दोनों में कि पीसीओडी एक बहुत ज्यादा लोगों को, जैसे मैंने बताया, इज मोर प्रीडोमिनेंट। और बट कि पीसीओएस ना तो ज्यादा रेयर है और ना ही ज्यादा कॉमन है। ठीक है। पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है। इसका रूट काउज जो है हार्मोनल इम्बैलेंस है। और जो पीसीओएस है वो एंडोक्रिन सिस्टम जो हमारा है। एंडोक्रिन सिस्टम क्या है? जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो हमारी ग्रोथ और हमारे जो डीएनए और हमारे अलग अलग हार्मोन्स की सक्रीशन को तय करती हैं। ठीक है ना। तो पीसीओडी कैन बी कंट्रोल्ड बाय मेकिंग इंसाइटफुल लाइफस्टाइल चेंजेस। मतलब इसका क्या है कि इसको हम अगर अपने लाइफस्टाइल चेंजेस को, लाइफस्टाइल को अच्छा कर लें तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो पीसीओएस भी की जा सकती है, बट उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको रिवर्स करना मुश्किल है। पीसीओडी अगर है किसी को तो वो क्योंकि क्योरेबल है, तो चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल है जिन लोगों को ये डिजीज है। बट जिनको ये सिंड्रोम है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है प्रेगनेंसी या कंसीव करना। ओके। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लेडीज ऐसी हैं जो कि मां नहीं बन पाती। उसका एक बहुत बड़ा कारण सिंड्रोम है। ठीक है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरियन ओवरी सिंड्रोम। तो ये कुछ रीजन हैं जो मैंने बताया, कुछ डिफरेंसेस हैं। अब बेसिक हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जो हमारा फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है। और ये जो इशू आ रहा है वो आ क्यों रहा है। ओके। तो हम देखिए, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसमें है क्या? इसमें ये ओवरीज हैं, ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये यूट्रस है, और ये सर्विक्स और ये विजाइना है। तो इस तरीके ये पूरा एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये एक हेल्दी ओवरी है। ओवरी का काम क्या है? एग्स को सिक्रीट करना। हमें पता है कि लेडीज को एक पीरियड्स हम बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना, 28 डेज के बाद रिपीट होता है। वो एक साइकिल है जिसमें हर
मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग डेवलप होता है और वो ओवरी से ही निकलता है, ठीक है ना। बट ये जो इशू आता है, अब नॉर्मेलिटी आती है, वो क्यों आती है वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये इशू आता क्यों है, तो ये प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले तो पीसीओएस सिंड्रोम और पीसीओडी एक डिजीज है। पीसीओडी की तरफ मैं पहले जाऊंगा कि ये कॉमन है वुमेन में वर्ल्ड वाइड, जैसे बताया कि 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इससे ग्रसित हो सकती हैं, या हैं, अगर मान लें तो हैं। और बट ये जो पीसीओएस सिंड्रोम है ये रेयर और लेस लेडीज को है। डेफिनेशन क्या है कि ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है ओवरीज जिसमें इमेच्योर फॉलिकल्स, जो एग्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, इमेच्योर रह जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने के कारण बॉडी में ये डिजीज होती है। अब इसमें पीसीओएस में सिस्ट की काउंटिंग तो कम होती है, बट जो डिजीज है पीसीओडी है उसमें सिस्ट की काउंटिंग ज्यादा होती है ओवरी में, ठीक है। ओवरी में गांठें बन जाती हैं छोटी छोटी बहुत सारी। कॉजेज क्या है, सिंड्रोम के कॉजेज हैं जेनेटिक, कि पेरेंट्स को मतलब फीमेल्स को उसकी मदर को हो सकती है। दूसरा लाइफस्टाइल इश्यूज हो सकते हैं कि लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, पोल्यूशन में ज्यादा देर रहते हैं, या सिटिंग इश्यूज हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस जैसे मैं बताया मैंने, ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं प्रॉपर मिल रही। और दूसरा पीसीओडी में इन्फ्लामेशन, ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और वेट गेन बहुत ज्यादा है, ओबीस है मतलब, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, कॉजेज और सिम्टम्स बताए मैंने। अब सिविरिटी क्या है, पीसीओएस को सिंड्रोम को रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, बट पीसीओडी को प्रॉपर मेडिकेशन, या हम ऐसा कहें कि न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल के साथ इसको रिवर्स किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अब ट्रीटमेंट क्या है, जो सिंड्रोम है उसके लिए हमें बड़ा स्ट्रिक्ट डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और मेडिकेशन को फॉलो करना पड़ता है। और जो जो डिजीज है पीसीओडी, उसको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन या सर्जरी के साथ हम द्वारा से क्योर कर सकते हैं। ओके। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कि पीसीओडी जिनको है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो लेडीज कंसीव कर सकती हैं एक मेडिकल एड के द्वारा और प्रिकॉशंस के साथ वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें जो पीसीओएस है, उसमें जो प्रेग्नेंट होना बड़ा हार्ड है, मुश्किल है, डायबिटीज का रिस्क रहता है, हाई बीपी का रिस्क रहता है, ओबिसिटी आ जाती है, और इवन किसी तरह का कैंसर भी बॉडी में डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट था डिफरेंस को जानना, ठीक है ना। तो वो हमने अब जान लिया कि जो डिजीज और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है। अब सिम्टम्स क्या है जिससे हम पहचान सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कि डायग्नोज ही नहीं हो पाती, जो डॉक्टर की सलाह ही नहीं ले पाती, ठीक है ना, क्योंकि ये इशू एक ऐसा है जिसमें जिसमें खुल के बात नहीं करते, ठीक है ना। हमारा जो सोसाइटी है उसमें जो लेडीज हैं, जैसे माँ है, बेटी है, वो आपस में भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते, ठीक है ना। हम ये किसी को बता ही नहीं पाते, ना डॉक्टर से कंसल्ट करना तो दूर की बात है ना। तो इसमें इश्यूज क्या आ जाते हैं कि वेट गेन होता है, जो मैं बता रहा हूं आपको सिम्टम, ठीक है ना। एनजाइटी, डिप्रेशन या सिर दर्द रहता है, जो हेयर्स हैं वो पतले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, स्कैल्प पे जो हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है, बाल्डनेस दिख रही है, जैसे मेंस को दिखती है बाल्डनेस, वैसे बाल्डनेस आ रही है, ज्यादा बाल जो हैं वो हमारे झड़ गए हैं। एक्ने आती हैं, एक्ने आ जाना, आना शुरू हो जाता है, ठीक है, या रहता है, काफी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है। पेनफुल और इरेगुलरिटी आ जाती है साइकिल में, पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ जाती है। और ओवरीज में क्या आ जाना, सिस्ट्स का डेवलप होना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मूड स्विंग रहते हैं, ठीक है ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब जहाँ एक टर्म है हेयरसुटिज्म, इसमें क्या होता है कि मेन की तरह फीमेल्स की बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि लेडीज में हॉर्मोन्स जो हैं वो एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन कम रहता है, ठीक है ना।
तो इस केस में क्या होता है कि उनमें जो मेल हार्मोन है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण बॉडी हेयर्स और फेशियल हेयर बढ़ने शुरू हो जाते हैं मेंस की तरह। ठीक है ना। पेल्विक पेन, जो पेल्विक एरिया है, कूल्हे का एरिया है, ठीक है ना, वो उसमें पेन रहता है, दर्द रहता है। इनफर्टिलिटी, कंसीव नहीं कर पाते। थिकनिंग एंड डार्क स्किन पैचेस, जो अंडर आर्म्स हैं उनका कलर या पिगमेंटेशन जो है वो बढ़ जाती है, मतलब बाकी स्किन से अंडर आर्म का कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस आप इजीली देख पाते हो उसमें। स्लीपिंग जो इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, अच्छे से नींद नहीं आती। ब्रेन फॉग, अच्छे से सोच नहीं पाते। स्किन टैग्स, स्किन पे अलग अलग दाने, जैसे मोका हम बोल देते हैं, टैग्स एक्स्ट्रा, जो आपका फ्लैश है वो बाहर को टैग्स की तरह आना शुरू हो जाता है। या आप समझ रहे होंगे स्किन टैग का मतलब क्या है। ठीक है ना। एक्स्ट्रा या फास्ट डेवलपमेंट ऑफ सेल्स शुरू हो जाती है स्किन के बाहर आनी। ठीक है। फटीग एंड टायर्ड, थकावट रहती है, थका थका शरीर रहता है, एनर्जी फील नहीं होती। और सेक्सुअल डिसफंक्शन, जो कि एक डिजायर है, वो नहीं रहती। ठीक है ना। तो ये कुछ रीजंस हैं, जो सिम्टम्स हैं, जिसके कारण, जो सिम्टम है जिससे पता चलता है कि पीसीओएस या पीसीओडी बॉडी में है, हार्मोनल इम्बेलेंस है। ओके। तो यहाँ पे क्या है, जिस ओवरी है, यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, ओवरी, इसके अंदर ये सिस्ट बननी शुरू हो गई है। ये है क्या बेसिकली, ये जो एग या ओव्यूम बनना शुरू हुआ था हर मंथ, वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता। जब फुल्ली डेवलप नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी से रिलीज नहीं होगा। जब बॉडी से रिलीज नहीं होगा तो वो ओवरीज में ही रहना शुरू कर देता है, और सिस्ट बननी शुरू हो जाती है, गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्बैलेंस रहता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जहां पे बताया गया कि ओवरीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नॉर्मली 2 ओवरीज होती हैं, और ओवा जो है वो रिलीज करती है एवरी मंथ ओवरी यूट्रस में। ओवरीज जो है वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन जो कि एक फीमेल प्रीडोमिनेंट हार्मोन है, और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स हैं, इनमें इनबैलेंस आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो मैंने सारे सिम्टम आपको पहले बताए वो आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ओवरी से रिलेटेड इश्यूज हैं, पीसीओडी एंड पीसीओएस। ओके। तो यहाँ पे एक डायग्राम, कि ये एक नॉर्मल ओवरी है, जो कि एक नॉर्मल साइकिल है एग ओव्यूम का, जो ओव्यूलेशन का। ठीक है ना, जो 28 डे का साइकिल है। तो इस तरीके से एक प्राइमरी फॉलिकल क्रिएट होता है, हर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, ओवरीज के अंदर। और वो मेच्योर होता है, और अगर वो सीमन या स्पर्म से नहीं हो पाता, बॉन्डिंग उसकी नहीं हो पाती, तो वो ग्रोथ करने के बाद उस मंथ मेंस्ट्रुअल पीरियड में साइकिल में बाहर चला जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हर मंथ एक एग फॉर्मेशन होती है। अगर वो एग इन फर्टाइल ना हो पाए तो बॉडी से बाहर हो जाता है। बट दूसरे केस में जो पॉलीसिस्टिक ओवरी या सिंड्रोम की या डिजीज की बात करूं, तो उसमें यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। वो एग इमेच्योर रह जाता है, वो मेच्योर नहीं हो पाता। और मल्टीपल एग्स हर मंथ इमेच्योर जो फॉलिकल्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, तो जो कि बाद में सिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण हमारी ओवरी या लेडीज की ओवरी में कहूं तो उसमें मल्टीपल गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। ओके। तो इस तरीके से एक नॉर्मल ओवरी है, और इस साइड एक पॉलीसिस्टिक ओवरी, जो डिजीज या सिंड्रोम का एक पार्ट बन बन जाता है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड की पिक्चर भी मैंने दिखाई है, ताकि इसको और क्लियर किया जाए। जो अल्ट्रासाउंड है ओवरीज का, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक अल्ट्रासाउंड है। यहाँ पे आपको जो ब्लैक ब्लैक पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सारी सिस्ट हैं। ठीक है ना, ये लेफ्ट ओवरी का और ये राइट ओवरी का। ठीक है, जो सिस्ट क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, ये पिक्चर है, जिसमें नॉर्मल ओवरी दिख रही है, और यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरी हमें दिखाई दे रही है। ओके। तो अब कुछ फैक्ट्स और नंबर्स क्या हैं। फैक्ट्स और नंबर्स क्या हैं कि 50 to 70% जो लेडीज हैं जिनको ये डिजीज होती है, उनमें हेयर सुटिज्म होता है, मतलब हेयर ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है बॉडी पार्ट पे। ठीक है ना, बॉडी पे या फेशियल हेयर ग्रोथ दिखती है। 50%
ही डायग्नोज हो पाती हैं, बाकी अनडायग्नोज्ड ही रह जाती हैं। और जो 5 to 10 जो रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज हम किसको बोलते हैं, जो पुबर्टी एज में गर्ल्स आती हैं, जैसे 13, 14, 15 साल के बाद जिनका साइकिल शुरू हो जाता है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें 5 से 10% गर्ल्स या लेडीज को ये इशू आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। 30 to 75 ओबीस और या ओवरवेट में ये प्रॉब्लम होती है। जो गर्ल्स या लेडीज ओबीस हैं, जिनका बीएमआई 25 से या 26 से ज्यादा है, उनको कंसर्न रहने की जरूरत है, उनको चिंता करने की जरूरत है। और 50 to 70% का इंसुलिन रेजिस्टेंस होना इसमें पॉसिबल है, क्योंकि ओवरवेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें लीड करती हैं जे पीसीओएस और पीसीओडी को। ओके, ये कुछ नंबर्स और फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अब जैसे अब हमें पता है कि एज के बाद गर्ल्स की शादी होती है ना, या मैच्योर जब गर्ल्स हो जाती हैं, आजकल पढ़ लिख जाती हैं, जब जॉब भी करते हैं, है ना, उसमें भी स्ट्रेस है कुछ ना कुछ, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि अब इसकी मैरिज की जाए, क्योंकि जैसे मैंने शेयर किया कि 10% ऑफ गर्ल्स इंडिया में ये नंबर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ज्यादा बिगड़ गया है। तो उनको आइडेंटिफाई ये कर लेना चाहिए, अगर उनका साइकिल प्रॉपर नहीं आ रहा, या उनके जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, ओवरवेट है, बीएमआई सही नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, नींद नहीं आती, तो उनको बिफोर मैरिज ये कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो क्या है, सबसे पहला गोल है कि हार्मोन्स का बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ताकि जो आपका एक साइकिल है वो प्रॉपर आना शुरू हो जाए। दूसरा, इसके लिए क्या कर सकते हो आप, आपको, क्योंकि हमारा जो सेशन है इसमें हम सोल्यूशन भी देंगे, अकेली प्रॉब्लम को हाइप नहीं करेंगे। अब सोल्यूशन क्या है कि आपको डाइट पे फोकस करना है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो हैं वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं, उनको हमें कैसे कैसे पूरा कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेली 1 आवर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। प्री नेटल विटामिन, इसका मतलब क्या है कि जब शादी होगी और आप कंसीव करने से पहले आपको कुछ प्री नेटल विटामिन आपकी बॉडी में डेफिशिएंट नहीं होने चाहिए, ताकि अगर आप कंसीव करें तो आपके जो बेबी है उसमें कोई डिफेक्ट्स ना आए, ठीक है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज के हार्मोन्स इम्बेलेंस रहते हैं, क्योंकि उनको ये शेयर ही नहीं किया गया, जो अवेयरनेस नहीं है कि उनकी बॉडी डेफिशिएंट है, बट वो कंसीव करती हैं तो उसके बाद पता चलता है कि जो प्रेगनेंसी है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्स, नेचुरल सप्लीमेंट्स या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रॉपर डाइट एक लेनी चाहिए जिससे ये चीजें क्योर की जा सके। और एक गुड हैबिट्स क्विट करनी चाहिए एडिक्शंस को, एडिक्शंस बहुत सारी हैं आजकल, ठीक है ना, उनको क्विट करना चाहिए, और ताकि आपका जो एक साइकिल, नेचुरल साइकिल है, उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों, हमें शुगर और ट्रांसफैट, ट्रांसफैट का मतलब है वो चीजें, वो फैट, गुड फैट फैट होता है और एक बैड फैट होता है, और एक ट्रांसफैट होता है। अब ट्रांसफैट जैसे हम मार्केट से कुछ परचेज करते हैं बना बनाया प्रोसेस्ड, उनमें ट्रांसफैट बड़ा हाई होता है। तो शुगर कंटेंट को कम करना है, सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना है, जो फैट्स एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं उनको कम खाना है। मॉडरेशन, अल्कोहल अगर लेते हैं तो उसको कम या छोड़ दो। साल्टी फूड्स को अवॉइड करो, प्रोसेस्ड फूड छोड़ दो, जो भी पैक्ड जूसेस या बिस्किट, नमकीन या कोई भी ऐसी चीज है जो रेडी टू ईट है ना, जंक फूड है, उसको ना खाएं। फ्राइड फूड्स रिकमेंड क्या करते हैं हम, फ्रूट्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, लो फैट डाइटरी, डेयरी, जो डेयरी है उसको भी कम लेना चाहिए, ठीक है ना, अगर लेना है तो लो फैट, लीन मीट्स या फिश और ओमेगा 3 जरूर ऐड करना चाहिए, नट्स, सीड्स एंड होल ग्रीन। तो ये चीजें हमें रिकमेंडेड हैं अगर हम इन चीजों को सही करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि ये 5 चीजें फिंगर्स के ऊपर बताई हैं मैंने टिप्स पे, कि क्या क्या चीजें हमें कंट्रोल करनी चाहिए। देखिए, कुछ तो है जेनेटिक टेंडेंसी, जेनेटिक टेंडेंसी मतलब हमारे पेरेंट्स को भी थी, जैसे मदर को, दादी को ये चीजें हो चुकी हैं, तो हमारे जीन में वो चीज है।
जैसे किसी को शुगर रही है, कोई ओबीस है, किसी का लाइफस्टाइल सही नहीं था तो उसको हार्मोनल चेंजेस, थायराइड रही है मदर को, ठीक है, तो वो जेनेटिक टेंडेंसी है, तो वो हमारे डीएनए में हमें मिली है, पहली बात। तो उसके लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, बाकी चीजों से कवर कर सकते हैं। तो बाकी चीजें क्या है, जैसे अपनी इम्यूनिटी को हमें इंप्रूव करना चाहिए। दूसरा, बैड डाइटरी हैबिट्स को छोड़ना चाहिए, नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड को खाने चाहिए। टॉक्सिन्स को बॉडी में अकुमुलेट नहीं होने देना चाहिए, जैसे पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, या जंक फूड है, उनमें केमिकल्स हैं, उनको कम करने के लिए मेथड्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना, मतलब स्विच करना चाहिए अपनी हैबिट्स को। इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी अगर है तो उसको कंट्रोल करना है, बीएमआई कंट्रोल करना है, वेट 5 से 10% कम करना है। मेथड्स के बहुत सारे मेथड्स है वेट मैनेजमेंट के, ठीक है। तो मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस 5 तरीकों से हम अपनी सिंड्रोम को या डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इनफर्टिलिटी का क्वेश्चन आपकी तरफ से हो सकता है आया हो या आए, तो मैं उसको पहले एड्रेस कर देता हूं कि इनफर्टिलिटी इन कारणों के कारण होती है, जिनमें 40% ट्यूबुलर इन्फेक्शन फैक्टर्स हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब जो ओवरी से और यूट्रस से कनेक्टेड होती हैं, उनमें डिफेक्ट है। 5% यूटेराइन फैक्टर्स होते हैं। यूटेराइन फैक्टर क्या होते हैं, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उसमें बहुत सारे इश्यू होते हैं, ठीक है, उन वो 5% इशू है। इनफर्टिलिटी जो अनएक्सप्लेन्ड है, रीजन ही नहीं पता चल रहा है, डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा है। और 40% डिसऑर्डर है ओव्यूलेटरी, ठीक है, जो जो एग है जब वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रही, उसमें मेजर रोल पीसीओएस का है या पीसीओडी का है। तो इस तरीके से मैंने रिलेट किया पीसीओएस को इनफर्टिलिटी के साथ। ओके, तो यहाँ पे एक लेडी इशू में क्यों है, क्यों वो ये सफर हो रही है, उसका रीजन है हाई सैचुरेटेड फैट जो हमारे प्रोसेस डाइट में है। हेरेडिटी मैंने बताया, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है, जो फीमेल हार्मोन है वो कम हो रहा है। ये जो हार्मोन है, ये लेडी को बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। अगर आज की डेट में ये स्ट्रेस के कारण, पोल्यूशन के कारण, लाइफस्टाइल के कारण, न्यूट्रिशन की कमजोरी के कारण जो गैप्स आ रहे हैं फूड डाइट में हमारे, उन सभी के कारण इम्बैलेंस है। फिजिकल इनएक्टिविटी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हाई है हमारा प्रोसेस चीजें खाने के कारण, मेटाबॉलिक सिंड्रोम रहती है, डायबिटीज, ओबेसिटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, बीपी हाई रहता है। तो ये रीजन है जिनके कारण मैक्सिमम लेडी सफर कर रही है। और एक और रीजन है एनीमिया, बहुत बड़ा कारण है ये, कि हमारे इंडिया में लेडीज को ब्लड या एचबी की कमी है, उनका आयरन कंटेंट सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों, इसको क्योर करने के लिए 4 पिलर्स हैं। ये 4 पिलर्स क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज, ये एक हॉलिस्टिक हॉलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूं आपको, कि अगर आप अकेली पीसीओडी पीसीओएस नहीं, ओवरऑल हेल्थ चाहते हैं, तो ये 4 पिलर बहुत मजबूत होने चाहिए। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेनी, ठीक है, एडिक्वेट रेस्ट प्रॉपर हो, नींद अच्छी आए, और अच्छा न्यूट्रिशन आप ले पाए, ताकि जो गैप आ रहा है डेली डेली उसको हम कम किया जा कर सके। तो उसके लिए एक्सरसाइज बताइए जी, कुछ स्पेसिफिक आसन्स बताए गए हैं, ठीक है, जो हम अगर डेली रूटीन में शामिल कर दें तो हम काफी हद तक इस चीज से बच सकते हैं। तो यहाँ पे जो वही आसन मैंने पिक्चर्स की फॉर्म में बताए हैं, ठीक है, ये हमें करने चाहिए। नेक्स्ट, इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स मैं गाइड करूंगा आपको, ये लेने बहुत जरूरी है। रीजन बिहाइंड, ये एक सोल्यूशन है जो कि हार्ड वे नहीं, एक स्मार्ट वे है, और हमें हमारे पास चॉइस है। अब मैं दोबारा बात करूंगा, कोई कंपल्शन नहीं है, ये एक चॉइस है। अगर हम चाहते हैं कि हम मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी ना ले, तो हम सप्लीमेंटेशन और अपनी डाइट और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के साथ अगर इनको इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू से बच सकते हैं। प्रोटीन पाउडर है, ये प्लांट प्रोटीन है, न्यूट्रालाइट ब्रांड जो है वर्ल्ड में अगर आप सर्च करें, तो ये एक ब्रांड है जो क्लेम करता है कि मेरे पास साइंटिफिक और नेचर दोनों चीजों के मिक्सचर से बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज बनाई गई है, ठीक है, जो इजीली आपको अवेलेबल है। ये न्यूट्रल टेस्ट प्रोटीन है, जिसको आप किसी भी चीज में मिक्स कर सकते हो, पानी, लस्सी या दूध, या अपनी डाइट के अंदर इसको डाल सकते हो, ठीक है। मल्टीविटामिन 2 तरह का है,
ये प्लांट बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, वेजिटेबल बेस्ड और फाइटो न्यूट्रिएंट है इसमें। ठीक है, तो वो सारी कमियां जो गैप्स हमारी डेली डाइट में न्यूट्रिशन के हैं, वो इनसे कवर अप हो सकते हैं। और ओमेगा 3 गुड फैट है, जो कि बैड फैट को बैलेंस करेगा और ट्रांस फैट को बैलेंस करेगा हमारी डाइट में, इन्फ्लामेशन को क्योर करेगा और इस हार्मोनल बैलेंस लाएगा। तो ये एक पीडीओ को बोलते हैं, पीडीओ। पीडीओ अगर लेंगे तो ओपीडी नहीं जाना पड़ेगा, एक सिंपल फॉर्म। या अगर हम चाहते हैं ओपीडी ना विजिट करें, तो जो बेसिक नीड हमारी फाउंडेशनल है वो यहाँ से हमें मिल सकती है अपनी डाइट के साथ इनको इन्वॉल्व करके। और साथ में ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, फॉलेट हैं इसमें, नेचुरल बी विद जीस्ट में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओडी और पीसीओएस के लिए। चेरी आयरन एनीमिया को हटाने के लिए, और इसमें मैंने दोबारा से शेयर करता हूँ, विटामिन सी, फोलेट, फॉलिक एसिड और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब के नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी डाइट हाइब्रिड हो चुकी है, उसमें वो न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल पा रहे, उसमें केमिकल्स जा रहे हैं हमारी बॉडी में। तो ये यहां से हम ले सकते हैं। और जिंक, मैग्नीज और कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है हमारे इस पूरे क्योर में, पीसीओडी पीसीओएस के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से इन चीजों को हम अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो उसके साथ साथ मैं एक चीज बताऊंगा, अगर आप वेट को मैनेज करेंगे, अपनी हाइपरटेंशन, स्ट्रेस को ठीक करेंगे, ओबेसिटी को कंट्रोल कर लेंगे, जिसके लिए फाइबर और प्रोबायोटिक वो भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, तो मार्वलस रिजल्ट आ सकते हैं। और हम इस डिजीज, जो कि पता नहीं लोग शेयर नहीं कर पाते, गर्ल्स शेयर नहीं कर पाती, दबी रह जाती हैं, बाद में उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, ठीक है, तो एक पेनफुल इशू से वो बच सकती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन, आई होप कि मैं समझा पाया आपको कि हम कैसे अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हैं और एक होलिस्टिक हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू गौरव जी। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं हमारे साथ सेशन में, पार्टिसिपेंट्स जबरदस्त क्लैपिंग करें हम। बहुत ही बढ़िया, हाईली इंफॉर्मेटिव सेशन, और कोई पॉइंट आई थिंक उन्होंने छोड़ा नहीं है। बहुत ही डिटेल में बात की है और जड़ तक जाने की कोशिश की है कि क्यों ये चैलेंज बनता है और कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। आई होप कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो समझ गए होंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ डाइट, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सरसाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ राइट एटीट्यूड। वो होलिस्टिक हेल्थ की जो बात की उन्होंने, जबरदस्त। तो मैं भी चाहूंगा कि अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं।